आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, डायरेक्टर जनरल ISPR की तफसीली सैर हासिल गुफ्तगू आपने तमाम चैनल्स पे सुन ली होगी, उस पर तबसरे भी सुन लिए होंगे। वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी आज़म सवाती साहब ने अखलाक़ी दबाव महसूस करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। इस खबर पे भी पूरी गुफ्तगू आपने शाम से आप सुन रहे होंगे। एक तीसरी खबर है जिसको थोड़ा सा कम फोकस मिला, लिहाजा हम बस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो है कि 25 जुलाई को जो आम इंतखाबात हुए उसमें फॉर्म 45 का क्या हुआ, उसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। इलेक्शन एक्ट के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाबंद होता है कि फॉर्म 45, 46 के जिस पे नताइज मुरतब होते हैं उस पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत ले, और किसी वजह से अगर पोलिंग एजेंट दस्तखत ना कर पाएँ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो नोट तहरीर करे कि क्या वजह थी कि किस पोलिंग एजेंट ने क्यों दस्तखत नहीं किए। इन इलेक्शन के बारे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफन ने कुछ रोज़ पहले एक तफसीली रिपोर्ट जारी की। उससे ये तासुर मिला कि इलेक्शन जो हैं वो किसी हद तक फ्री एंड फेयर और उनमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा हिस्सा आया है उस रिपोर्ट का, उसके मुताबिक 249 हलकों की जो स्टडी की है फैफन ने, उसके 78,467 जो फॉर्म 45 हैं उनमें से सिर्फ 5% फॉर्म ऐसे हैं कि जिन पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत हैं। ये एवरेज है, और जो अगर उन्होंने बाइफरकेट किया है तो उस लिहाज से मज़ीद तस्वीर सामने आती है। मसलन इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 2% फॉर्म 45 पे दस्तखत हुए पोलिंग एजेंटों के, सिंध में 3% पे, खैबर पख्तूनख्वा में 5% पे, पंजाब में 6% पे, और वफाकी दारकूमत में सिर्फ 25% फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत हुए। 48 इंतखाबी हल्के ऐसे हैं कि जिन पे के फॉर्म 45 पे किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क तर्जुमान मुदस्सिर रिजवी साहब मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर ताज हैदर, पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज। मुदस्सिर रिजवी साहब, ये बताइए कि पिछले हफ्ते जो आपकी रिपोर्ट आई थी और अब ये जो दूसरा हिस्सा आया है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें बहुत बारीक फर्क ये है कि फॉर्म 45 को थोड़ा हमें लीगली समझना भी पड़ेगा। फॉर्म 45 पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज इस तरह की हैं जो ऑन द मेरिट ऑफ डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे उस पर सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखा होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होना चाहिए, और उनके थंब इंप्रेशन होने चाहिए। ये वो लीगल फॉर्मेलिटी है जो इन दो अफसरान को हर फॉर्म 45 पर पूरी करनी होती है। अगर ये नहीं होगी तो इसका मतलब है एक लीगल फॉर्मेलिटी मिसिंग है। और जो ऑन द मेरिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं मीट हो रही थी, उसको हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया। ये जो पोलिंग एजेंट वाली आपने बात बताई है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी मौजूद थी यही वर्डिंग, और वही वर्डिंग आ गई है हमारे नए इलेक्शन एक्ट 2017 में। ये इसकी इलीगैलिटी स्टैब्लिश होने के लिए ये उस वक्त ये जो फॉर्म पे साइन ना होना इलीगैलिटी नहीं है, जब तक ये स्टैब्लिश ना हो जाए कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद था और पोलिंग एजेंट को साइन करने से रोका गया या उसको पोलिंग एजेंट से बाहर निकाल दिया गया। अगर साइन मौजूद नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं हुआ इलीगैलिटी कमिट हो गई। इलीगैलिटी उस वक्त कमिट होगी जब तक एवरी इंस्टेंस जहाँ पे फॉर्म 45 साइन नहीं हुआ हुआ है उसको प्रूव ना किया जाए कि वहाँ पे इस तरह हुआ कि पोलिंग एजेंट मौजूद था और उससे साइन ऑब्टेन नहीं किया गया, या पोलिंग एजेंट को काउंटिंग से बाहर, यानी इसे आप बेकायदगी कहेंगे, इलीगैलिटी, गैर कानूनी इलीगैलिटी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इलेक्शन। जी बिल्कुल। दूसरी एक माजरत के साथ एक मैं तस्दीक कर लूं, खान साहब ने जो शुरू में लॉ का हवाला दिया था उसमें नोट उस सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखना होता है कि अगर वो पोलिंग एजेंट को कहे कि भाई आप साइन कर दें इस फॉर्म 45 पर, वो रिफ्यूज करे कि मैं साइन नहीं करता, वो उसे डॉक्यूमेंट। मुदस्सिर, ब्रीफली हमें ताज साहब के पास भी जाना है। मुझे ये बताइए, क्या इसका ताल्लुक जो RTS बैठा था उससे भी है, क्योंकि वो इतना डिले हुआ और वहाँ से फिर ज़ाहिर फॉर्म्स लोगों को नहीं मिले, लोग इंतज़ार करते रहे, पोलिंग एजेंट्स घर चले गए, कराची में 48 घंटे लेट हो गया इलेक्शन, सारा कुछ। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है?
देखिए फॉर्म 45 जो गिनती हो रही है इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के शाम में, वो गिनती का तो अपना एक प्रोसेस है। आरटीएस उसकी एफिशिएंट कम्युनिकेशन का एक तरीका अडॉप्ट किया क्या था। वो गालिबन 28% जो रिपोर्ट्स आई थी, 28% पोलिंग स्टेशन से नतीजा मौसूल हो गया, उसके बाद वो सिस्टम क्लॉग्ड हो गया और वो सिस्टम डिडंट वर्क। लेकिन नतीजे का तैयार होने का ताल्लुक और आरटीएस के चलना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें, और हमें इनको हमारे ख्याल में कंफ्यूज नहीं ताज हैदर साहब ये तो कह रहे हैं कि ये बेकायदगी हो सकती है, ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है अगर फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं है। मैं फिर से हवाला दूंगा जो आपने सेक्शन 90(12) सब सेक्शन 12 बताया, उसमें लफ्ज़ है शैल ऑब्टेन। और मैं मुदस्सिर साहब की इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि हमें साबित करना पड़ेगा, और अगर साबित करने की बात है तो मैं 1 लाख एफिडेविट जमा करा सकता हूँ किसी भी अदालत में उन लोगों के कि जिनको ज़बरदस्ती निकाला गया। क्यों नहीं कराया? दूसरी ये बात कि मैं फिगर्स आपको अगर दुरुस्त कर दूं, 4165 ऐसे फॉर्म्स हैं जिन पे दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 4028 ऐसे फॉर्म्स हैं कि जिन पे दस्तखत करने वालों ने अपनी पार्टी का नाम नहीं दिया है। पता नहीं किसके दस्तखत, अब पता नहीं किसके हैं, बाद में शायद कुछ फ़र्ज शनास अफसरान हों, उन्होंने शायद दस्तखत कर दिए गए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं वो सिर्फ 128 हैं, और ये जो परसेंटेज आती है ये आती है कि कितने परसेंट लोगों ने दस्तखत किए, ये आती है 0.1631259%। यानी ये परसेंटेज है 0.1631259। यानी मैंने 6 प्लेसेस तक परसेंटेज निकाली है, 6 डेसिमल पॉइंट्स। अच्छा, इस पूरी डिबेट ये वो परसेंटेज है जो पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही साथ मैं आपसे अर्ज़ करूं, बलूचिस्तान में एक भी पोलिंग एजेंट के जिसका ताल्लुक़ किसी पोलिटिंग पार्टी से हो उसके दस्तखत नहीं है, वो ज़ीरो है। इसी तरीके से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 13,790 वो सारा जो है वो मैंने दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो रिपोर्ट है इसे मुस्तरद करते हुए कहता है कि भैया सिर्फ आप फॉर्म 45 के पहले पेज को ना देखें, अगर 8 से ज़ायद उम्मीदवार हैं तो हमें दूसरा फॉर्म 45 नथी करना पड़ता है, और अगर 16 से ज़ायद उम्मीदवार हैं तो तीसरा फॉर्म भी नथी कर सकता होता है। तो हो सकता है कि दस्तखत उन्होंने वहाँ किए हों और बाज़ पोलिंग एजेंटों ने फॉर्म 45 के पीछे दस्तखत किए हैं और वो चीज़ें हम अपलोड नहीं कर सकते। तो मुदस्सिर रिजवी साहब, इस जो जवाज़ है, ये एक्सक्यूज़, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन उनकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये जो मल्टीपल पेज पे फॉर्म 14 होता है, यानी अगर एक ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो 3 फॉर्म लगेंगे और 4 फॉर्म लगेंगे, लेकिन जितने भी फॉर्म मुकम्मल ईसीपी ने अपडेट किए हैं उसमें जितने भी सिग्नेचर्स हैं वो तो डॉक्यूमेंट हो गए। जहां तक रही बात फॉर्म 45 की पुष्ट पर, तो पुष्ट तक क्योंकि स्कैन नहीं हुआ था इसलिए वो वाले तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं कि पुष्ट पे क्या। वो इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन के पास डेटा मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन इसमें ऐड जरूर कर दे कि इतने पोलिंग स्टेशंस पे उनकी बैक साइड पे फॉर्म हुए हैं। अब ये फॉर्म का भी एक टेक्निकल इशू है। ये फॉर्म जो बना है फॉर्म 45, उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तो साइन करने का बाकायदा सेक्शन बना है, लेकिन बाकी पोलिंग एजेंट का कोई सेक्शन नहीं बना कि पोलिंग एजेंट्स कहाँ साइन करेंगे। तो वो हो सकता है, मुमकिन है कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पुष्ट पे फॉर्म 45 के सिग्नेचर्स ले लिए। नहीं तो आपने फिर ये सारी चीजें क्यों नहीं देखी रिपोर्ट मुरतब करने से पहले? नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन ने जो पब्लिक अपलोड किया है, जो आपके पास भी उसकी एक्सेस है, उतनी ही मेरे पास भी एक्सेस है। 249 कॉन्स्टिट्यूंसीज के फॉर्म अपलोडेड हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़े बर वक्त ये फॉर्म अपलोड कर दिए थे। पहली दफा इस तरह हुआ है कि फॉर्म 45 पब्लिक किए गए हों, किसी इलेक्शन में पहले नहीं हुआ, और नए लॉ में रिक्वायरमेंट भी थी। तो वो जो पब्लिकली अवेलेबल इलेक्शन कमीशन ने डेटा किया उसको एनालाइज किया गया है। जो फॉर्म की पुष्ट है, ठीक है, वो मुदस्सिर, तो क्या वजह हुई कि फिर इलेक्शन कमीशन ने रिजर्वेशंस अपनी शो कर दी? अगर आप जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ठीक किया और आपकी रिपोर्ट भी यही कह रही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का इतराज़ क्या है आपकी रिपोर्ट पे? देखिए, उनका जो ये वाला उनका ऑब्जेक्शन है कि कुछ फॉर्म के जो
सामने वाले हिस्से हैं उनको स्कैन करके इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया है, फॉर्म के जो पीछे है वो तो स्कैन नहीं हुआ हुआ। अगर कुछ फॉर्म्स इस तरह के हैं जिनकी पुश पे सिग्नेचर्स हैं पोलिंग एजेंट, नहीं वही बात है ना, आप यही कह रहे हो, लेकिन ये है कि फिर ये तो ये शुबे का आप शुबे का फायदा दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन? नहीं, क्यों नहीं जी, हम शुबे का फायदा नहीं दे रहे हैं। ताज हैदर साहब से जिस तरीके से और दरोगोइयाँ की गई हैं, ये भी दरोगोई है। अच्छा, पहली चीज़ ये कि जिस वक्त फॉर्म डिज़ाइन किया गया तो उसी वक्त उनकी जो नीयत थी वो साफ हो गई कि उस फॉर्म के ऊपर कोई जगह नहीं बनाई गई। ये डिज़ाइन का डिफेक्ट है। और सिर्फ उसी पे नहीं, फॉर्म 46 पे भी यही किया गया है, फॉर्म 42 पे भी यही किया गया है कि इलेक्शन के जो पोलिंग एजेंट हैं कैंडिडेट्स के, उनको कोई हैसियत ही नहीं दी। 2013 के फॉर्म पे थी जगह? 2013 के फॉर्म पे नहीं थी। इसमें कोई इनपुट नहीं लेते हैं। दूसरी ये चीज़ कि आप सर छोटी सी आप कागज की पुष्ट पे कैसे दस्तखत करते हैं? साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, गोई या दरोगोई आप कह लें, उस पर बिल्कुल बात दरोगोई करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 25 जुलाई के इलेक्शन और फॉर्म 45 की कंट्रोवर्सी अब तक ज़िंदा है, इस पे गुफ्तगू हो रही है। ताज हैदर साहब, आपने जो आदाद शुमार दिए हैं उसमें आपके बकौल जो 4028 फॉर्म ऐसे हैं, 78,000 से ज़ायद फॉर्म 45 में जिन पे किसी तरह के दस्तखत हैं, लेकिन उनमें भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 66 फॉर्म 45 पे पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंटों के, 65 112 पे पीटीआई के पोलिंग एजेंटों के और 78 पे मुस्लिम लीग नवाज के एजेंटों के दस्तखत हैं, और 48 हलके जिनमें बलूचिस्तान के बकौल आपके सारे हलके आते हैं, उनमें एक भी फॉर्म 45 पे दस्तखत नहीं हैं। आप लोग अदालत में क्यों नहीं गए? नहीं, मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये जो है ना, बलूचिस्तान में जो मैंने कहा है कि किसी के दस्तखत नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स के दस्तखत, किसी के नहीं है। तो ये सवाल फिर भी कायम है कि अदालत क्यों नहीं गए? हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। नहीं सर, अदालत में मतलब सजा तो नहीं मिलती आप अदालत में प्रेयर क्या करेंगे? तो मुदस्सिर रिजवी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अदालत में आपकी प्रेयर क्या होगी? ताज हैदर साहब, अगर आप वकील ही जवाब करूँ ना, ताज हैदर साहब, आप क्या प्रे करेंगे कि इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दिया? इसका मतलब ये है, क्योंकि मतलब ये जो कुछ हुआ है उसमें ये पूरे के पूरे इलेक्शन गैर कानूनी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये आपको मंजूर नहीं है? नहीं, जाहिर है कि हम तीसरी कुव्वतों के लिए रास्ते नहीं खोल रहे। लेकिन दूसरी बात यह है ताज हैदर साहब, फिर तो एक कानूनी पोजीशन होती है। तीसरी कुव्वत ने ही ये तरीका इख्तियार किया है, तो फिर वो आप भी तो उनके साथ 3,70,000 लोग थे तीसरी कुव्वत के। ताज हैदर साहब, अगर आप आवाम की अदालत में जाएंगे और किसी फॉर्मल अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाए, तो फिर तो जो फैफन के मुदस्सिर रिजवी हैं उनकी ये बात दुरुस्त है कि इसको साबित करना इम्पॉसिबल है किसी भी अदालत में ठोस एविडेंस के साथ कि पोलिंग एजेंट ने दस्तखत क्यों नहीं किए। मुदस्सिर रिजवी साहब, क्या आप इस बात पे कायम है कि ये अदालत में साबित नहीं हो सकता, इसीलिए सियासी जमातें अदालत अवॉइड कर रही हैं? अनइन्फोर्सेबल क्लॉज है ये। 2013 में हमने 155 कॉन्स्टिट्यूंसीज का किया था, उस वक्त भी यही एक बहुत बड़ा मसला था कि पोलिंग एजेंट की सिग्नेचर। 2013 में तो फॉर्म 45 भी नहीं दिए थे, सादा कागजों पे ताज हैदर साहब को याद होगा लोगों को रिजल्ट पकड़ाया गया था, लेकिन उस वक्त उसको सीरियसली टेकअप नहीं किया गया। और जो 2013 का एक्सपीरियंस है वो कुछ जगहों पे तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में कर दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लॉज थी जिसको हमने हमेशा से यही कहते आ रहे हैं। ताज हैदर साहब से सिर्फ आज बात नहीं हुई है, जब ये असेसमेंट की मेथोडोलॉजी तैयार हमने की थी उस वक्त भी इनको ये बताया था कि अनइन्फोर्सेबल कुछ क्लॉजेज हैं। ये लॉ को इम्प्रूव करने की जरूरत है कि इंश्योर किया जाए। ताज साहब ने शेल का लफ्ज तो यूज किया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेल ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट, लेकिन आगे लिखा है एज मे बी प्रेजेंट। अब उसकी प्रेजेंस के साथ इसको कंडीशनल कर दिया गया। अब ये कौन प्रूव करेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सिग्नेचर उससे नहीं ली कि पोलिंग एजेंट वहां मौजूद नहीं था? अब ये दिस इज अ पॉइंट दैट ओनली नीड्स टू बी, दैट कैन ओनली बी प्रूवन इन अ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है तो इसीलिए आवाम की अदालत में ये बात 2013 में पोजीशन दूसरी थी। 2013 में पोजीशन ये थी कि तालिबान ने गन पॉइंट के ऊपर प्रोग्रेसिव जमातों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई थी, लेकिन उसका फॉर्म 45 से चलता है। मैं अर्ज़ करूं कि उस वक्त पॉलिटिकल इशू ये था कि तालिबान ने नहीं चलाने दी गई थी, और जो राइट विंग की
जमातें थीं, और उसके नतीजे में एक कोएलिशन बनी जिसमें दोनों राइट विंग की जमातें, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और अपने तालिबान और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट। अब बहुत जल्द आपने देखा कि वो कोएलिशन बिखर जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल का वो अफसोसनाक वाक़या होता है और ये कोएलिशन जो है ये बिल्कुल बिखर जाता है। नहीं, लेकिन जीती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी ना सर, तो वो राइट विंग जमात है, वो इनके साथ बैठी हुई थी। बात ये है कि किस तरह से जीती थी। नहीं, साथ तो बैठी हुई थी ना। नहीं, अच्छा, साथ तो सभी बैठ जाते हैं। ये सियासत है, पॉलिटिकल। मेरा एक और सवाल है, अगर देखिए इनमें झगड़ा क्या है, इनमें झगड़ा सिर्फ ये है कि हम दोनों में से कौन एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है। मेरा एक सवाल है, सॉरी, कि जैसे बकौल फैफन के सिर्फ 5% फॉर्म्स पर दस्तखत है, बकौल आपके थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। मेरी डिफरेंट नहीं, जो भी है, मैं फाफिन की फिगर कोट कर रहा हूं। ठीक है, हम कह देते हैं कि 1% से कम पे नहीं, 1% तो बहुत ज्यादा, 1% से कम, 0.16 आपकी जो भी फिगर है 6 डेसिमल्स वाली, वो मैं पूरी अपना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें वो हल्के भी हैं, वो पोलिंग स्टेशंस भी हैं जहाँ से ज़ाहिर है पीटीआई कामयाब हुई है। अब ज़ाहिर है अगर हम 99% की बात कर रहे हैं तो इसमें वो पोलिंग स्टेशंस भी हैं जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या एमक्यूएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कामयाब हुई है। वहाँ क्या मैनिपुलेशन फिर नहीं हुई? अगर हमारा ये दावा है कि साइन नहीं हुए तो इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन हुई है। जो ग्राउंड पे पोजीशन है और जो आपकी कैमरा टीम्स देखती रही हैं, मैं उस कैमरा टीम का नाम जानना चाहता हूं जिसको के अंदर जाने दिया गया था काउंटिंग के अंदर। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, पोलिंग स्टेशन ग्राउंड की से और पार्टियां भी कामयाब जी हाँ, ग्राउंड देखिए तमाम पोलिंग एजेंट्स को, जिसमें पीटीआई के थे, जिसमें मुस्लिम लीग के थे, जिसमें दूसरी जमातों के थे, पीपल्स पार्टी के थे, उन सबको एन मास निकाला गया है और इसके लाखों गवाह मौजूद हैं और उन गवाहों में शामिल आपकी और फिर भी कैमरा आपने नताइज तस्लीम कर दिए। नताइज तो हमने तालिबान वाले भी किए, नताइज तो हमने वो भी किए जब सिर्फ 17 आदमी कामयाब हुए और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब रिगिंग हुई है। नताइज तो हमने वो भी तस्लीम किए और मैं आपको बताना चाहता हूँ वी हैव मेड मैनी कंप्रोमाइज़ और कंप्रोमाइज़ इसलिए किए हैं कि ये सिलसिला चले, ये सिलसिला ख़त्म ना हो। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इससे हौसला अफजाई पाके अगले इलेक्शन में भी अगर यही एक्सरसाइज हो जाती है तब भी आप कहेंगे कि ये सिलसिला चले। इस इलेक्शन के अंदर जी जो मजहबी इंतहा पसंद थे वो अवाम को नहीं रोक सके। पाकिस्तान के अवाम ने एक महज़ब कौम होने का, एक डिसिप्लिन कौम होने का पसंदों को भी काफी वोट पड़े हैं जी लेकिन उनकी गन पावर जो कि पिछली दफ़ा इंतखाबी मुहिम में थी वो नहीं हुई और अब नहीं होगी और इसी तरीके से ये जो कुछ इस दफ़ा हुआ है वो अगली दफ़ा नहीं होगा। लेट्स होप सो। थैंक यू सो मच सर आपसे बात करने का और थैंक सर हमारे साथ रहने का। ये नाज़रीन हम बात कर रहे ये तो अगले इलेक्शन तक ये लाशा तैरता रहेगा। तो फॉर्म 45 जो है ये कहाँ जाके लैंड करेगा 2023 में वो भी हम देखेंगे वक्फे के बाद। 2023 से पहले ही वेलकम बैक। अगर किसी इंसान की जिल्द 50% से ज़ायद जल जाए तो उसकी मौत की शरह के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं और पाकिस्तान में बदकिस्मती से चूँकि सहूलतें बहुत कम हैं लिहाजा बर्न्स या खाल जल जाने के बाद ज़्यादातर जो अमवात होती हैं उनका सबब है इन्फेक्शन और जिस्म से पानी और नमकियात का तेज़ी से इखराज। इसका एक ही तरीक़ा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि जली हुई जिल्द को रिप्लेस कर सके उसके ज़रिए इनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में पिछले महीने मैंने बीबीसी पे एक रिपोर्ट पढ़ी उमर दराज नंगियाना की। उस रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान में मसनूई इंसानी जिल्द, सिंथेटिक जिल्द नहीं, मसनूई इंसानी जिल्द जो कि हमारी जो नेचुरल जिल्द है उससे करीब तरीन है, उसको बनाने के कामयाब तजर्बे हो चुके हैं और कहाँ हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में। और ये पूरा जो है डॉक्टर जावेद अकरम जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के,
ये उनका प्रोजेक्ट है। उनके साथ डॉक्टर रऊफ़ अहमद भी हैं और बल्कि पूरी एक टीम है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट को अगर मैं आम फहम अवामी अंदाज में देखूं कि इसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदे का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 मुरब्बा इंच जो जिल्द है, अगर उसको बैरून मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसकी कीमत है तकरीबन $900 फ़ी मुरब्बा इंच, जबकि पाकिस्तान में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की लेबॉर्ट्रीज़ में जो इन सारी जिल्द तैयार हो रही है उसकी कीमत 1000 रुपये फ़ी मुरब्बा इंच से भी कम है। तो खुशकिस्मती से डॉक्टर जावेद अकरम वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये फरमाइए कि इसको हम कामयाबी कहें, मोजा कहें, क्या कहें? बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने माशाल्लाह इतनी रिसर्च की और बिल्कुल सही रिसर्च की। मैं यहाँ ये सिर्फ ऐड कर दूँ आपके बड़े ऑथेंटिकेटेड कमेंट्स में कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक की सर फहरिस्त है जहाँ बर्न के इंसिडेंट्स और प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है, ख़ासकर सर्दियों में। और होमोसाइडल भी हैं, एक्सीडेंटल भी हैं, एसिड बर्न्स भी हैं। और पाकिस्तान में अगर पॉपुलेशन बेस्ड पे देखें तो ये शरह बहुत ज़्यादा। और जैसे आपने कहा जब 50% से ज़्यादा जिल जल जाती है तो शरह बहुत 90% से ज़्यादा है कि 90% से ज़्यादा मरीज़ हम नहीं बचा सकते। और उसकी वजह आपने खुद बड़े ऐसे तरीके से बताई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बर्न बहुत गरीबों की बीमारी है। आप कभी भी किसी अमीर आदमी को नहीं देखेंगे कि जला हुआ। अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, स्टोव यूज़ करती हैं बहनें, या आग के करीब बैठते हैं अपने जिस्म को गर्म करने के लिए, या डोमेस्टिक वायलेंस है कि एसिड बर्न्स वगैरह कर दिए जाते हैं। और अभी आपको पता है एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था सदर्न पंजाब में जहाँ ऑयल टैंकर उठ गया था। ये आए दिन का काम है। और वहाँ पे तकरीबन आपको पता है कि कोई 100 से ज़्यादा जानें चली गई, कीमती जानें, और कोई तकरीबन 350-400 बर्न्स विक्टिम्स थे जो बहुत ज़्यादा हमें शिफ्ट करने पड़े मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। उस वक़्त यही जिल्द इम्पोर्ट की गई, तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा लगा। और अनफॉर्चुनेटली वो आई भी देर से, और वो जब तक पहुंची तो वो कोल्ड चेन भी नहीं था, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई और वो कारामद नहीं हो सकी। उसी से हमने मोटिवेट होके, क्योंकि हमारा ग्रुप जो यूनिवर्सिटी का है वो पहले ही क्लोनिंग में था कि हम स्टेम सेल को लेके उसकी सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड की करके हम कोई 27 फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स बना चुके हैं जो कि अभी भी इंपोर्ट हो रही हैं। तो उससे हमने मोटिवेट होके ये कहा कि क्यों नहीं हम अपने स्टेम सेल्स को मॉडिफाई करके और ये ह्यूमन स्किन बना सकें। तो हमने वो काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस स्टेज पे हैं कि हमने सिर्फ क्लोन ही नहीं कर ली स्किन, ये बायोलॉजिकल डर्म है, बिल्कुल आपकी इंसान की जिल्द जैसी है, बल्कि हमने इसके एनिमल्स में बर्न्स क्रिएट करके उसकी स्टडी की अगेंस्ट द क्रायोडर्म, जो कि जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि $900 पर स्क्वायर इंच से ज़्यादा कीमत है। और उसको फिर ह्यूमंस में भी हमने पिम्स हॉस्पिटल के बर्न सेंटर और अपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न सेंटर में किया, और इक्वल एफिकेसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें यह है कि 1 स्क्वायर इंच जो जिल्द है वो 8 दिन में तैयार होती है, और अब तक आप लोग 18 मरीजों पे कामयाबी के साथ इसे आजमा चुके हैं। तो अब ये है कि ये जो जिल्द है, जिस तरह ब्लड बैंक होता है, क्या जिल्द का भी एक बैंक होना चाहिए? और इंडस्ट्रियल पैमाने पे क्या ये जिल्द तैयार हो सकती है? इसलिए कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो ये बहुत मसला है जिल्द का जल जाना। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। डेफिनेटली स्किन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड ओवर डेवलप्ड वर्ल्ड में है और बहुत सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में भी है, लेकिन अलमिया ये है कि जो जहाँ पे बर्न का सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है पाकिस्तान में, वहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। इसमें हुटा भी इन्वॉल्व है जिसको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, जो ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है। और जो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको कमर्शियल स्केल पे, जाहिर है हम तो एक साइंसदान लोग हैं और हम तो लैब स्केल पे ही इसको बना सकते हैं, तो जाहिर है यहीं पे तो मसला आएगा। ये अलमिया बहुत पिछले कई सालों की मेहनत है, हमारी 15 साल की मेहनत है, और हमने 27 फार्मास्यूटिकल प्रोटीन, जिसमें इंटरफेरॉन है, जिसमें एरिथ्रोपोइटीन है, जो इस वक्त गुर्दे फेलियर के मरीज़ों को लगता है, और वो इस वक्त कुछ 4,500 का टीका है,
और लाइफ लॉन्ग हर दूसरे दिन लगना होता है। और वो आप उसकी कॉस्ट देख लें कि एक महीने में कितनी होगी। उसको भी हमने जब क्लोन किया तो वो हमने 170 रुपये का क्लोन किया हुआ है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, और ये इसकी अगर मुजमुई आप देखें कि इंपोर्ट कितनी है इन दवाइयों की, तो वो तकरीबन 23 अरब रुपया बनती है जो साल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम क्लोन भी कर बैठे हैं और अपने नाम पे पेटेंट भी करा बैठे हैं, और इनकी क्वालिटी एवेल्यूएशन भी करा बैठे हैं फ्रॉम यूरोप एंड US FDA। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब सही आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल सबसे बड़ा मसला अगेन है कि बना तो देते हैं, लेकिन जैसे आपने बात किया स्केल, और वो रियासती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है, उसमें क्या रुकावटें आती हैं, ये बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि जो चीज़ बैरून मुल्क और मेरा ख्याल है इंटेग्रा नाम की ही एक होती है सिंथेटिक स्किन, वो 90,000 फी इंच पर बिक रही है, आपने बनाए हैं 1,000 रुपये फी इंच पर। अब यहाँ पर आपका काम तो हो गया ख़त्म। आपने एक चीज़ ईजाद कर दी, आपने उसकी प्रोसेस कर ली और आपने टेस्टिंग भी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब टेस्टिंग की है। इसके बाद किसका काम शुरू होता है कि ये जो आपके जो प्रोडक्ट है ये मरीजों तक पहुंचे, और इसमें क्या रुकावटें आती हैं? आपने जैसे अभी इंटरफेरॉन की बात की, तो अभी तक ये हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है इसका सब्स्टिट्यूट? देखें ज़रा, ये बहुत दर्दनाक कहानी है कि हमने ये पहली दफ़ा नहीं, कोई 27 दफ़ा ये की है। आई होप कि 28वीं दफ़ा हम कामयाब हो जाएं और आपकी तवज्जो से हो जाएं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन ज़िंदगी में बचाने का सबब बनाए, तो हमारी आने वाली शायद पुश्तें भी संवर जाएं। मसला यहाँ ये है कि देखें, जब आप ये इंपोर्ट माफिया के अगेंस्ट ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है उन लोगों का जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन एम्बेसडर्स जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उन कंट्रीज़ का, और एक बिल्कुल माफिया खड़ा हो जाता है जो हमें विलन बना देता है। अनफॉर्चुनेटली वो ये समझते हैं कि इन ममालिक को कोई हक नहीं है कि अपने पाँव पे खुद खड़े हों और ये इजादात करें, और ये अपने लोगों की डिपेंडेंसी वो चाहते हैं कि उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ पे ही रहे, क्योंकि अब जहाँ पे 30-40 अरब रुपए की एक प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है साल की, तो वो ये समझते हैं कि बीच में मिडल मैन भी है, बीच में हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी हैं जो उनकी फेवर करते हैं, फिर उनकी कंट्रीज़ उनके पीछे उनकी ओनरशिप है बहुत ज़्यादा उन कंपनीज़ के साथ, उनके एम्बेसडर आके ड्रैप में बैठ जाते हैं, लिटरली बैठ जाते हैं हमें रोकने के लिए। और सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट करने UK, USA, इवन इंडिया, इवन श्रीलंका से इंपोर्ट मैं करना चाहूँ ये चीज़ें, तो मुझे कोई रुकावट नहीं है कि वेल डिफाइंड पाथवे है, और मुझे सिर्फ प्राइसिंग में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ेगी और सोल एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनसे। लेकिन जब मैं अपनी बनाता हूँ यहाँ पे कोई चीज़, तो इनके पास कोई ऐसा डिफाइंड पाथवे नहीं है, कोई तरीक़ाकार ही डिफाइंड नहीं है कि इनकी कमर्शलाइजेशन कैसे होगी, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसके ट्रायल्स क्लिनिकल कैसे होंगी। जब मैं उनसे क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त मांगता हूँ तो दे आर एट लॉस्ट। वो कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे देखें, वो कहते हैं फ़ेज़ 1 ट्रायल करें, मैंने फ़ेज़ 1 भी कर दिए इन प्रोडक्ट्स के। फ़ेज़ 1 होते हैं हेल्दी वॉलंटियर, ऑब्वियसली स्किन का तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन बाकी मैं फार्मास्यूटिकल प्रोटीन के करके सबमिट करा बैठे। उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फ़ेज़ 1 ट्रायल्स को रीड आउट भी कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें। मैं उन्हें कोशिश करता हूँ जाके कि बताऊँ सब ये चीज़ें, लेकिन फिर मैं देखता हूँ शुरू पे तो हर कोई बहुत पैशनेट होता है। ये कई प्राइम मिनिस्टर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसके गवाह हैं, और बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं कि उनके आगे मैंने बहुत किया। स्टैंडिंग कमेटीज़ सेनेट की और नेशनल असेंबली की, पहली दफ़ा तो वो सब कहते हैं कि ये कमाल कर दिया, मुबारक देते हैं जैसे आपने दी, लेकिन मैं कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद देखता हूँ कि वो सुनना भी नहीं चाहते इन चीज़ों का। दिस इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें हमें पैशनेट लीडरशिप चाहिए, इसकी ओनरशिप चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, और हमें मीडिया को, सिर्फ मीडिया का भी ये काम है जो आप कर रहे हैं कि सिर्फ ये टॉक शोज़ पे
मुर्गों की तरह पॉलिटिशियंस को लड़ाना ही नहीं है, ये भी देखना है कि लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बचाई जा सकती हैं, उनकी तकलीफ कैसे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आपने इंटरफेरॉन का जिक्र किया, बकौल आपके आपने बना ली थी और बहुत सस्ते में अवेलेबल थी, 1200 रुपये वीज़ा भी 12,000, तो फिर बाद में ये जो है गाड़ी किस तरह रुक गई? आप पे जो है क्या हरासा किया गया, केसेस बनाए गए, क्या? गाड़ी नहीं रुकी सर, हमें तकरीबन जितनी आपकी एजेंसीज हैं, FIA से लेके नैब से लेके तमाम में 3 साल हमें वहाँ भेजा गया और हमें उधर हर चीज़ प्रूव करने पड़ी उन लोगों में जिनको रिसर्च का पता ही कोई नहीं था। दे वर नॉट अप्रोप्रिएट बॉडीज इवन टू इन्वेस्टिगेट अस। 3 साल उन्होंने ये रिसर्च रोकी रखी। 3 साल बाद उन्होंने कह दिया कि जी इन लोगों को जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं बशमूल मेरे, इनको सिविल अवार्ड्स दिए जाएं, इनकी कोई रॉन्ग डूइंग नहीं थी और वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गए, पाकिस्तान का जो हेपेटाइटिस सी का मरीज है वो इन रुकावटों की वजह से आज 1200 रुपए का जो इंजेक्शन है उसे अवेलेबल नहीं है, उसको गैर मुल्की 12,000 रुपए का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। अफोर्ड भी नहीं कर सकता यार। नहीं देखें खान साहब, इसमें अलमिया ये हुआ कि अब देखें अब इंटरफेरॉन में ये हो भी जाए रजिस्टर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उसकी ओरल वर्जन्स आ गई हैं, सबोसोवर वगैरह, और वो अब हम ओरल ड्रग्स देते हैं। तो हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है और उसको वो किल करके तो मुझे करने देंगे रजिस्टर, लेकिन अब मुझे मरीज़ों का फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे अरबों खरबों रुपया मरीज़ों के जेवरात बच के, और हम सिर्फ 5% मरीज़ों को ट्रीट कर पा रहे थे इम्पोर्टेड इंटरफेरॉन से। अब मेरा ये कहना था कि नोबडी शुड डाई विदाउट इंटरफेरॉन, वी मस्ट गिव देम इंटरफेरॉन जिनको जो एलिजिबल हैं, और वो हो सकता था और वो 1 अरब में ही पूरे पाकिस्तान को ट्रीट हो सकता था। वाई प्राइम मिनिस्टर वॉज गिविंग सब्सिडी ऑफ 4 बिलियन and Chief Minister Punjab and other Chief Ministers were giving subsidy of 1 billion on their hepatitis program। वो खुद उनकी फैक्ट्री, इस चीज की फैक्ट्री 10 करोड़ में लगती थी। बात काटनी पड़ी थी, शो खत्म हो चलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नई हुकूमत आई हुई है और बार बार कहते हैं कि जी इंपोर्ट्स को बचाएं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। अगर कोई सुन रहा है हुकूमत में से तो प्लीज इस तरह और के अगर कोई ये सुन रहा है इंसाफ हेल्थ कार्ड जो है पाकिस्तान की पूरी आबादी को बांटने वाला कि ये सब क्या हो रहा है, तो नए पाकिस्तान में प्लीज़ इस पुरानी तकलीफ की तरफ फौरी अर्जेंटली तवज्जो दें कि एक चीज़ इंपोर्ट माफिया की वजह से 12,000 रुपए का इंजेक्शन मिल रहा है, जबकि वही पाकिस्तान में 1200 रुपए का बनाने नहीं दिया जा रहा। हाँ, और वो तो इंटरफेरॉन की बात हुई, ये तो एक और ही जी कहानी, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत हजारों। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।